हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सत्येंद्र कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों के साथ में। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। तो पहला प्रश्न है हमारा कि भारत 2010 और 2020 के बीच औसत वार्षिक वन क्षेत्र में शुद्ध वृद्धि के मामले में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है। यानी कि पूछ रहा है विश्व स्तर पर किस स्थान पर है। ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा। तो सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर आपका होगा तीसरा। यानी कि बात कर लेते हैं तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में लगभग अगर हम बात करेंगे तो 24.62% वनों का विस्तार है, जिसमें सबसे ज्यादा जो वन है आपके मध्य प्रदेश में है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा वन आपके मध्य प्रदेश में है। दूसरा जो आपका राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी कि उसके बाद सबसे ज्यादा वन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अगर हम प्रतिशतता के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा वन आपके मिजोरम में है और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा वन आपके अरुणाचल प्रदेश में है। यानी कि प्रतिशतता के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपका अरुणाचल प्रदेश दोनों में दूसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पे आपका मिजोरम हो गया, दूसरे नंबर पे आपका, पहले नंबर पे यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया, दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल में हिसाब से आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहाँ पे प्रतिशतता के हिसाब से देखेंगे तो पहले में मिजोरम हो गया और दूसरे में आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, तो तीसरा होगा आपका छत्तीसगढ़, फिर होंगे आपके उड़ीसा में और फिर होंगे आपके महाराष्ट्र में। यानी कि अगर हम टॉप 5 की बात करें तो सबसे ज्यादा आपके मध्य प्रदेश में, दूसरे आपके अरुणाचल प्रदेश में, तीसरा आपका छत्तीसगढ़, चौथा आपका उड़ीसा और पांचवा आपका महाराष्ट्र। अगर हम प्रतिशतता की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आपके मिजोरम में है, फिर आपके अरुणाचल प्रदेश में है, फिर आपके मेघालय में है, फिर आपके मणिपुर में है और फिर आपके नागालैंड में। यानी कि टॉप 5 की अगर हम बात करेंगे प्रतिशतता के हिसाब से तो हमारा कुछ ए स्टेटस होगा और क्षेत्रफल में बात करेंगे तो ए होगा। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करेंगे कितनी भूमि पर है तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर इनका विस्तार है ओवरऑल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा। तो पहला सबसे ज्यादा जंगलों का विस्तार जो है वो आपके रूस में है, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जंगलों का दूसरे नंबर पे जो विस्तार है वो आपके ब्राजील में है। ओके, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में कहां आयोजित किए गए। ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड। ठीक है, बात करते हैं आंसर की। तो आंसर होगा हमारा मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया, जो इस वर्ष के 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम थे। यानी कि सही आंसर की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश। इसमें पहले स्थान पर आपका महाराष्ट्र रहा, तो 56 गोल्डों के साथ में पहले स्थान पर रहा है आपका। दूसरे स्थान पर आपका रहा है हरियाणा, तीसरे स्थान पर आपका रहा है यूपी। तो दूसरे स्थान पर रहा है आपका हरियाणा, तीसरे स्थान पर आपका रहा है मध्य प्रदेश। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पे महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया है। तो खेलो इंडिया जो यूथ गेम है आपके 5वें नंबर के इस बार आयोजित किया गया, कहां पर, आपके मध्य प्रदेश में। अगर बात करेंगे जयपुर की तो जयपुर की राजधानी, राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर, चेंज कर दी गई है, अटल नगर को राजधानी बनाया गया है। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम में अगर पहला नंबर रहा है तो आपका महाराष्ट्र का रहा है। अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। यानी कि राज्य पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को किया गया था, जिसमें आपके मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो शिवराज सिंह चौहान हो गए आपके, और मंगू भाई पटेल यहाँ के आपके
गवर्नर हो गए। अगर हम बात करेंगे कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की सीटें आपकी 29 हैं, राज्यसभा की सीटें आपकी 11 हैं, यानी कि लोकसभा सीटें आपकी 29 हैं, राज्यसभा सीटें आपकी 11 हैं, और विधानसभा की सीटों की बात करेंगे तो विधानसभा की सीटें आपकी 230 हैं। फिर से समझ लेते हैं एक बार कि आपके मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो 1 नवंबर 1926 को गठित हुआ। लोकसभा की सीटें आपकी 29 है, राज्यसभा की सीटें आपकी 11 हैं, और अगर बात करते हैं विधानसभा की सीटों की संख्या तो विधानसभा की सीटों की संख्या आपकी 230 है ना। तो पहले नंबर पे आपका खेलो इंडिया यूथ गेम में आपका कौन सा, महाराष्ट्र रहा, दूसरे पे आपका हरियाणा रहा। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं, ऑप्शन है आपका रविशंकर, सैयद हुसैन, तन्वी शाह और रिकी केज, यानी कि 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय हैं। पहले तो हम समझ लेते थे ग्रैमी पुरस्कार है क्या, तो ग्रैमी पुरस्कार आपके संगीत के क्षेत्र से संबंधित है, जिसकी जो स्थापना करी गई थी 4 मई 1959 को स्थापना करी गई थी। अगर इस प्रश्न की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन आपका होगा रिकी केज। ये 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति बने हैं, यानी कि भारतीय बने हैं, भारतीय पूछा है। अगर हम बात करेंगे रविशंकर की तो पहले ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय बने। इन्होंने ग्रैमी पुरस्कार को 1968 में जीता था। ये पुरुष कैटेगरी में आएंगे आपके। अगर हम महिला कैटेगरी की बात करेंगे तो तन्वी शाह पहली महिला है जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार को जीता था। तो संगीत के क्षेत्र में दिया था, 4 मई 1959 में इसकी शुरुआत की गई थी और पहला ग्रैमी पुरस्कार 1968 में आपके रविशंकर ने जीता था, और उसके बाद महिला कैटेगरी में आपके तन्वी शाह ने पुरस्कार को जीता था। तो संगीत के क्षेत्र में दिया था आपका ग्रैमी पुरस्कार। अगर हम सही आंसर की इसमें बात करेंगे तो ऋषिकेश 3 बार बन चुके हैं आपके जीतने वाले व्यक्ति। अगला प्रश्न है हमारा कि दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना कहां शुरू की गई। पहला ऑप्शन है आपका तुमकुर, पंचमपोली, रांची और आपका है विशाखापट्टनम। ठीक है, आपके लिए मैं टाइम दे रहा हूं, 20 सेकंड का टाइम है हमारे पास में आंसर बताने के लिए। अगर हम इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर होगा आपका तुमकुरू में शुरू की गई है आपकी जो आपकी औद्योगिक गलियारा परियोजना है। इससे क्या होगा, इससे 88,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा और इसकी जो लागत जो आ रही है वो आपकी 77,000 करोड़ रुपए लागत आ रही है इसकी। तो 88,000 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा और 77,000 करोड़ इसकी लागत आ रही है आपकी। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं पोचमपल्ली की तो विनोबा भावे ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसको कहते हैं भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने पोचमपल्ली से शुरू किया था, जो 1951 में शुरू किया गया था पोचमपल्ली को से। विशाखापट्टनम आपके आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश का एक बंदरगाह है आपके विशाखापट्टनम। तो पोचमपल्ली को आप याद रखें। भूदान आंदोलन की शुरुआत करी थी आचार्य विनोबा भावे ने। तो आचार्य विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे या पहले भारतीय थे जिन्हें रैमसे मैग्नेसस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रैमसे मैग्नेसस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि अगर इसकी आंसर की बात करेंगे तो 88,000 लोगों को रोजगार देगा। इसकी जो लागत आ रही है वो आपकी आ रही है टोटल जाके 77 करोड़ रुपए, यानी कि इसकी लागत जो आ रही है वो आपकी 7,000 करोड़ रुपए इसकी लागत आ रही है टोटल। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है फरवरी 2023 में भारत ने क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता टिकाऊ पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए किस देशों के साथ समझौता किया है। इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है।
पहला ऑप्शन है आपका इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया या थाईलैंड। अब बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर होगा आपके सिंगापुर, यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड तीनों के साथ समझौता किया गया है। सिंगापुर की बात कर लेते हैं तो सिंगापुर की जो राजधानी है वो आपकी है सिंगापुर सिटी, और मुद्रा की अगर बात करेंगे तो वो आपकी है डॉलर। इंडोनेशिया की अगर हम बात करेंगे तो आसियान का मुख्यालय आपके जकार्ता इंडोनेशिया में है, तो कैपिटल है आपकी जकार्ता, और आपकी मुद्रा जो है वो है आपकी रुपया। बात कर लेते हैं कुआलालंपुर, यानी कि मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, और थाईलैंड की कैपिटल है आपके बैंकॉक। बैंकॉक आपकी थाईलैंड की कैपिटल है, जकार्ता जो है इंडोनेशिया की कैपिटल है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आपका सिंगापुर उसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का पहला गिलास इग्लू रेस्टोरेंट कहां खोला गया? गुलमार्ग, शिमला, विशाखापट्टनम या हम्पी। अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर होगा आपके गुलमार्ग। अगर हम आपसे बात करते हैं गुलमार्ग, तो गुलमार्ग को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, और गुलमार्ग आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, जो 5 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आ गया है, जिसमें आपकी विधायिका है, जिसमें आपकी विधान परिषद सीटों की संख्या 36 है और विधानसभा सीटों की संख्या आपकी 89 है। देखिए विधानसभा सीटें जो हैं आपकी जम्मू कश्मीर में, तो विधानसभा सीटों की संख्या आपकी 89 है, और विधान परिषद जो सीटें हैं वो आपकी 36 सीटें आपकी विधान परिषद की है, यानी कि विधायिका है आपकी। लद्दाख में हमारे विधायिका नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति, लद्दाख में विधायिका नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका को बना सकते हैं। इसके लिए भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 240 का प्रयोग करते हैं, यानी कि 240 में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका का गठन कर सकते हैं। तो विधायिका आपके 3 केंद्र शासित प्रदेश में है, एक आपका जम्मू कश्मीर, एक आपका हो गया पांडिचेरी, और दूसरा आपका हो गया यानी कि दिल्ली। तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी, यानी कि 3 जगह आपकी विधायिका है। तो विधायिका बनाने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, यानी कि राष्ट्रपति 240 अनुच्छेद के तहत किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका बना सकता है। तो लद्दाख में आपकी विधायिका नहीं है, यानी कि विधायिका सिर्फ 3 जगह है आपकी। ओके, दिल्ली के पास अपना एक हाई कोर्ट भी है, और दिल्ली में आपका सुप्रीम कोर्ट भी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की संख्या 1 है और हाई कोर्टों की संख्या जो है वो 25 है। तो हाई कोर्ट आपके 25 है। तो विधायिका यानी विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो 89 है, और विधान परिषद की बात करेंगे तो आपकी 36 सीटें विधान परिषद की हैं। ये आपका स्थायी सदन होता है और ये आपका अस्थायी सदन होता है, यानी कि इसे भंग किया जा सकता है लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ओके, अगर हम्पी की बात करेंगे तो हम्पी आपके विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। तो विजयनगर साम्राज्य को 1336 में 2 व्यक्तियों के द्वारा स्थापित किया गया था, जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी हम्पी, उसको विश्व विरासत सूची में 1986 में शामिल किया गया था, यानी कि यूनेस्को में शामिल किया गया था हम्पी को 1986 में। 1986 में हम्पी को शामिल किया गया था। हम्पी वर्तमान समय में आपके कर्नाटक में है, तो हम्पी के खंडरों को शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची में। तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी हरिहर व बुक्का ने। तो विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश से संबंधित थे हरिहर और बुक्का, तो संगम काल से आपके संबंधित थे। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य का एक जिला सभी जनजातियों को बुनियादी दस्तावेज व सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है? आंसर है आपका वायनाड केरल, सागर मध्य प्रदेश, सोनभद्र आपका हो गया उत्तर प्रदेश, और खजुराहो आपका हो गया मध्य प्रदेश। अगर हम बात करते हैं तो इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर होगा आपका केरल। अगर हम बात कर लेते हैं केरल की, तो केरल के जो आपके सीएम है वो है आपके पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन। गवर्नर की अगर हम बात करेंगे तो आपके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान।
आरिफ मोहम्मद खान। और अगर हम बात करेंगे इसके डीएलआर नंबर की, तो आप सभी लोग अगर डेली करंट अफेयर्स क्लास में रहते होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि डीएलआर क्या है, यानी कि जिलों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या और आपके राज्यसभा सीटों की संख्या। यानी कि केरल के डीएलआर की हम बात करेंगे तो केरल का डीएलआर होगा आपका 14, यानी कि 14 जिले हैं, 20 लोकसभा की सीटें हैं और 9 आपकी राज्यसभा की सीटें हैं। अगर हम बात करेंगे कि विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा सीटों की संख्या आपकी 140 है। देखिए 140 आपकी विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि खजुराहो को कब शामिल किया गया, तो 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया आपके खजुराहो को। खजुराहो आपका मध्य प्रदेश में है, इसे 1989 में शामिल किया गया था, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं केरल की, तो केरल में आपके साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ओके। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है। अगर हम केरल की बात करते हैं तो केरल जो है आपके, वो आपके अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है, पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। यानी केरल जो है वो आपके अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है। अरब सागर में गिरने वाली अगर नदियों की बात करेंगे तो सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा आपकी गिरती है अरब सागर में, और आपकी ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है। तो ये तीनों नदी जो होती है वो आपके अरब सागर में गिरती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती जो है वो आपके ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं, ओके। अगर हम बात करेंगे अरब सागर, तो अरब सागर आपके कई देशों में भी है, जैसे आपका ईरान हो गया, ओमान हो गया, पाकिस्तान हो गया, आपका यमन हो गया और आपका यूएई हो गया। यानी कि ईरान में आपका, यानी कि ईरान से सीमा बनाता है, यमन से सीमा बना रहा है, ओमान से सीमा बना रहा है, आपके पाकिस्तान भी आपके अरब सागर के अंतर्गत आता है, और आपका यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और आपका भारत भी स्पर्श करता है अरब सागर की सीमा को। तो केरल आपके अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है, यानी कि 5 देशों के साथ सीमा स्पर्श करता है। तो अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं वो आपकी सिंधु हो गई, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सोनभद्र की, तो सोनभद्र आपके उत्तर प्रदेश में है, सागर यानी कि हमारा कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा वायनाड, केरल। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। आंसर है आपका, यानी कि ऑप्शन है आपके उड़ीसा, केरल, असम और हरियाणा। अगर हम सही आंसर की तरफ बात करेंगे तो उसका सही आंसर आपका होगा हरियाणा। तो बात कर लेते हैं हरियाणा की, यानी कि इसका सही आंसर आपका होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा की अगर हम बात कर लेते हैं तो उड़ीसा के सीएम है आपके शिवराज सिंह चौहान, और आपके उड़ीसा के जो आपके सीएम है वो आपके हैं नवीन पटनायक। और अगर हम बात करेंगे तो जो गवर्नर है आपके वो हैं आपके गणेशी लाल। अगर हम डीएलआर नंबर की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि डीएलआर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, यानी कि जिले आपके 30 हैं, लोकसभा की सीटें आपकी 21 हैं और राज्यसभा की सीटें जो हैं आपकी 10 हैं। आप एक बार समझ लीजिएगा कि लोकसभा की सीटें हमेशा ज्यादा होंगी आपके राज्यसभा की सीटों से, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि विधान सभा की कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा की आपकी 147 सीटें हैं यहाँ पे। तो अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वो आपके उड़ीसा में हुआ था। केरल की अभी मैंने बात करी है, तो केरल का डीआर जो होगा 14, 20 और 09 होगा आपका, ये केरल का होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा उड़ीसा। अगर हम उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो इस साइड से, यानी कि आपकी जो सीमा लग रही है वो छत्तीसगढ़ से लग रही है, यानी कि हमारी 4 दिशा हैं। अगर किसी भी देश की स्थिति या किसी भी राज्य की स्थिति को जानना होता है तो हमको 8 दिशाओं की आवश्यकता होती है, यानी कि हम 4 दिशाओं से उसका ज्ञान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो इस साइड में आपका आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे जो सीमा लग रही है आपकी वो झारखंड की लग रही है, यानी कि हमने डिसाइड कर लिया कि पश्चिम में जो सीमा लगेगी छत्तीसगढ़ से लगेगी, और जो दक्षिण में सीमा लगेगी वो आपकी आंध्र प्रदेश से लगेगी, और जो उत्तर में सीमा लगेगी वो आपकी
लगेगी झारखंड से। मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी देश की जानकारी करने के लिए हमको 8 दिशाओं की आवश्यकता होती है, तो हमारी दिशाएं हो गई। अगर ये हमारी नॉर्थ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि यहाँ पे जो सीमा लगेगी वो आपकी पश्चिम बंगाल की लगेगी, तो पश्चिम बंगाल की लगेगी। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपके बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है, तो हमारी लोकेशन हो गई। यानी कि जो आपका भारतीय राज्य है उड़ीसा, वो आपके 4 राज्यों को और सीमा स्पर्श करता है, आपके आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल को भी स्पर्श कर रहा है। अगला प्रश्न हमारा, किस देश को पशु आनुवंशिक संसाधन पर अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? आपका ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चौथा ऑप्शन है आपका ब्राजील। अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर होगा आपका भारत, यानी कि भारत को आनुवंशिक संसाधन पर अंतर सरकारी तकनीकी का 12वें सत्र का अध्यक्ष यानी कि उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समझ लेते हैं कि आनुवंशिक क्या होता है। तो आनुवंशिक की बात करेंगे तो आनुवंशिक है आपका, आनुवंशिक का जनक कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। यानी कि आनुवंशिक क्या होते हैं, तो आनुवंशिक वह लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि माता पिता से संतानों में, संतानों से उनकी संतानों में जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी लक्षण चलते हैं उनको हम कहते हैं आनुवंशिक कहते हैं उनको हम। और आपको बता दें कि आनुवंशिक की खोज सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर की थी, यानी कि मटर के पौधे पर सबसे पहले आनुवंशिक को खोजा था। तो आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक्स होता है हमारा, तो जेनेटिक्स वो होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा चलता रहता है, यानी कि हमारी संतान से उनकी संतानों में होता है तो उनकी ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ये आपकी जेनेटिक्स कहलाता है। अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका की कैपिटल है आपकी वाशिंगटन, डीसी, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब बात करेंगे मुद्रा है आपकी डॉलर, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा डॉलर होगी आपकी। ओके, ये हमारा हो गया आपका प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि खादी उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है आपका हैदराबाद, ऑप्शन है आपका बंबई, लखनऊ या आपका ऑप्शन है इलाहाबाद। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ और इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका बंबई, यानी खादी उत्सव 2023 का जो आयोजन किया गया वो आपके बंबई में किया गया। बात कर लेते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद की जो स्थापना करी थी वो करी थी चिनकिलिच खान ने। तो चिनकिलिच खान ने हैदराबाद की स्थापना की थी। बंबई की बात करेंगे तो बंबई की स्थापना करी थी गेला और अंगियार ने। लखनऊ को पहले हम अवध बोलते थे, तो अवध की स्थापना आपके शहादत खान ने करी। लेकिन जब लखनऊ को राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया तो लखनऊ की स्थापना जो थी वो आसफ उद दौला ने की थी, आसफ उद दौला ने की थी। अगर हम बात करेंगे कि हैदराबाद की स्थापना किसने करी, तो चिनकिलिच खान ने, बंबई की करी है गेला और अंगियार ने, और लखनऊ की स्थापना करी है तो आपकी अवध बोलते थे यानी कि शहादत खान ने करी है। और लखनऊ को हम वर्तमान समय में लखनऊ बोलते हैं तो उसकी स्थापना आपके आसफ उद दौला ने की थी। अब समझ लेते हैं कि इलाहाबाद को की स्थापना किसने करी थी। तो उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो आपका खादी उत्सव जो है वो आपके खादी व ग्रामोद्योग मंत्रालय के तहत रखा गया था। तो खादी व ग्रामोद्योग मंत्रालय के जो वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं वो आपके अध्यक्ष हैं मनोज कुमार को वर्तमान समय में अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये आपका 1956 में स्थापित किया गया था, 1956 में स्थापित किया गया था। तो उस समय भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था आपका खादी व ग्रामोद्योग मंत्रालय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1956 से लेके 1961 तक थी। तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी जो आपकी पीसी लोनोवेस मॉडल पर आधारित थी, यानी कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालोनोबस मॉडल पर आधारित थी। इन पीसी महालोनोबस यानी कि प्रशांत चंद्र महालोनोबस इनका पूरा नाम है, इन्हें भारतीय
सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, यानी कि इंडियन स्टैटिक्स का फादर कहा जाता है पीसी महालनोबिस, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल तैयार करे थे वो पीसी महालनोबिस मॉडल तैयार करे थे। तो 1956 में खादी व ग्रामोद्योग मंत्रालय की स्थापना करी गई थी। इसके वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं वो आपके मनोज कुमार इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद, जो हमारा एक पॉइंट छूट रहा है यहाँ से, अगर हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद, और उसके पहले जैसे अभी हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात की है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, यानी कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है आपके। इस मॉडल को हम कहते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसका जो टाइम है वो आपका 1956 से लेके 1961 है, यानी कि ये जो पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपके उद्योगों पर आधारित थी, यानी कि औद्योगिक क्षेत्रों पर आपकी आधारित थी। औद्योगिक क्षेत्रों पर ये पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अगर बात करेंगे तो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। पहली पंचवर्षीय योजना आपकी कृषि पर आधारित थी। ठीक है, तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी आपकी पहली पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना की जो तारीख थी वो 1951 से लेकर 1956 तक, ये पहली पंचवर्षीय योजना थी आपकी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना आपके सामने है। अगर हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद का स्तंभ लेख जो है वो समुद्रगुप्त के एक कवि, स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के एक कवि हरिशेर ने बनाया था, यानी कि उसी ने ही इसको लिखा था। तो इसमें जो है आपके 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है, यानी कि समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है, आपके अशोक का भी उल्लेख मिलता है। अशोक के बाद में इसमें उल्लेख जो मिलता है वो आपके अकबर का मिलता है, बीरबल को मिलता है, और उल्लेख मिलता है आपके जहांगीर का, यानी कि 5 राजाओं से संबंधित है, जिसमें मान्यता सबसे ज्यादा दी गई है आपके समुद्रगुप्त को। यानी कि इलाहाबाद जो स्तंभ लेख है वो आपके समुद्रगुप्त से संबंधित है, जिसको उनके कवि यानी कि दरबारी कवि हरिशेर ने लिखा था। आपको बता दें, जब महारानी, इंग्लैंड की महारानी जब भारत में विजिट करने आई थी तो इलाहाबाद को एक दिन के लिए राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया था। तो राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया था, यानी कि भारत की एक दिन की राजधानी बनाई गई थी इलाहाबाद को। तो 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद को राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया था। इस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे उनका शासन टाइम आपके 1856 से लेके 1862 तक। तो 1857 की जो क्रांति हुई वो भी आपके लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। और अभी उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय में न्यायिक राजधानी भी इलाहाबाद को माना जाता है। तो न्यायिक राजधानी भी यानी कि हमारा जो उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश का वो आपके इलाहाबाद में है। तो इलाहाबाद को एक दिन की कैपिटल बनाया गया था। 1 नवंबर 1858 को एक कैपिटल बनाने का जो काम किए थे वो भारत के वायसराय यानी कि भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग किए थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। ठीक है, अब हमारी आज की क्लास समाप्त हो चुकी है, तो कल मिलते हैं फिर से आपको 6:30 पे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।